नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपकी पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। जो सरकार अदालत की बात न माने और अपने आप को बिल्कुल भगवान समझे, उस सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस सरकार को कोर्ट से लताड़ और फटकार मिलने के बावजूद अगर वो सरकार अपना काम ठीक से ना करे तो आप उसे बेशर्म सरकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो सरकार लोगों की जिंदगी का मोल ना समझे, जो सरकार लोगों की सांसों की अहमियत ना समझे, उसे आप किस रूप में देखेंगे? एक जल्लाद सरकार जिसे कि लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है, एक अभिमानी सरकार। जी हां, ये जितने भी विशेषण मैं इस्तेमाल कर रही हूं, या तो वो केंद्र सरकार के लिए है और या तो वो तमाम राज्य सरकारों के लिए, जिनके लिए आज कोविड से जूझते हुए जो परिवार हैं और उनके परिवार आज किस तरीके से जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रही हूं कि ये सरकारें आज बिल्कुल नाकाम हो गई हैं, विफल हो गई हैं। और कोर्ट्स ने, खासकर अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट्स ने अपना काम, खासकर जो कोविड की दूसरी लहर है उसमें काफी सक्रियता से किया है। समय पर केसेस उठाए, सख्त से सख्त टिप्पणी वो कर सकते थे, उन्होंने किया। लेकिन जो बेशर्म सरकारें थीं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चिकना खड़ा हो चुकी हैं और उन्हें किसी भी लताड़, किसी भी फटकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से हाई कोर्ट्स ने एक सक्रिय भूमिका निभाई है। जहां तक ऑक्सीजन की कमी का सवाल है, बेड्स की कमी का सवाल है, वेंटिलेटर्स की कमी का सवाल है। अब आपको बता दें कि कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा, और ये एक याचिका दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि मेरठ और लखनऊ में तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे थे जहां पर लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। तो याचिकाकर्ता ने एक PIL फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसी PIL की सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी की है जिससे कि किसी भी सरकार का सिर शर्म से नीचा हो जाएगा। अदालत ने यह कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाईज अगर आप पूरी नहीं कर सकते हैं, लोगों को ऑक्सीजन आप नहीं दे सकते हैं, तो ये एक नरसंहार के बराबर है, यानी कि जेनोसाइड है, जहां पर आप खुद लोगों को अपने हाथ से मार रहे हैं। यहां पर लिटरली सरकारें अपने हाथ से ना मार रही हो, लेकिन सरकार का जो लचर सिस्टम है आज वो लोगों को दम तोड़ने पर मजबूर कर चुका है। तो आप यहां पर सरकारों को नहीं दोष देंगे तो क्या देंगे? और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आज यूपी की सरकार के ऊपर जेनोसाइड का आरोप है, यानी कि नरसंहार का आरोप है, तो क्या ऐसी सरकार को आप बख्शेंगे? क्या ऐसी सरकार को तुरंत हट नहीं जाना चाहिए? ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो सिस्टम को कामयाब करने में बिल्कुल विफल हो चुकी है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि कोर्ट को इस बात से तकलीफ हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, और जिन अधिकारियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ऑक्सीजन को लोगों तक पहुंचाएं, तो उन्होंने ये काम न करके एक घोर अपराध किया है, और ये अपराध नरसंहार के बराबर है। तो देखिए कितनी तीखी टिप्पणी करी है। और साथ में उस याचिका जो दायर की गई है उसमें यह भी लिखा गया है कि जो सरकारी पोर्टल्स बनाई हैं योगी सरकार ने, उस पर हेल्पलाइन नंबर्स पर जब आप कॉल करते हैं तो बेड्स उपलब्ध हैं, लेकिन जब आप उसी नंबर्स के जरिए उन अस्पतालों में जब आप जाते हैं तो वहां पर बेड्स नहीं काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और यहां पर आप योगी सरकार को दोष नहीं देंगे तो क्या कहेंगे? अब दूसरे हाई कोर्ट का आपको एग्जाम्पल लेते हैं, या बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही और क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साथ में सिर्फ योगी सरकार को ही नहीं फटकारा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई गई थी, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई थी कि जो 135 टीचरें, जो शिक्षक मित्र जो कोविड ड्यूटी कर रहे थे पंचायत इलेक्शंस में, तो वो उनकी मृत्यु हो गई थी कोविड के जरिए। तो उसको लेकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त से सख्त टिप्पणी की है कि किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी,
और इलेक्शन कमीशन से सीसीटीवी फुटेज मांगा गया है कि काउंटिंग के दौरान क्या कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ था। तो ये तमाम टिप्पणियां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है। सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं है, और भी कई हाई कोर्ट्स हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट की बात करते हैं कि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शो कॉज नोटिस दिया है केंद्र सरकार को और कहा है कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की यानी कि अवमानना की नोटिस जारी होनी चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली को जो आपने वायदा किया था कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आप देंगे दिल्ली को, वो आप नहीं दे पाए। और साथ में एक बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए एक अंग्रेजी का फ्रेज है दैट टू पुट योर हेड इन सैंड लाइक एन ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग की तरह शुतुरमुर्ग जब देखता है कि खतरा आसपास है तो वो क्या करता है, रेत में के अंदर वो घुसकर अपने सिर को छुपा लेता है। तो इसी बात को कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार को कि यू कैन हाइड योर हेड इन सैंड लाइक एन ऑस्ट्रिच बट वी विल नॉट, यानी कि आपको लग रहा है कि चारों तरफ खतरा है, आप उस खतरे से दूर हटकर और शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर अपना सिर डालकर बैठ सकते हैं, लेकिन कोर्ट ये काम नहीं कर सकता है। और साथ में ये कहा है कि 3 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये जो दिल्ली को जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसको पूरा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद ये काम नहीं हुआ है। और मैन्युफैक्चरर्स अभी तक का जो एफिडेविट फाइल किया गया है उसके मुताबिक जो ऑक्सीजन के उत्पादक हैं वो दिल्ली को केवल 445 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही दे पाए हैं। तो आप देखिए दिल्ली के तमाम अस्पताल हैं, रोज वहां से खबरें आ रही हैं, एसओएस कॉल्स जा रही हैं कि पेशेंट्स वहां पर मरने वाले हैं, 1 या 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है और आप एसओएस कॉल्स करते हैं। यहां तक कि कई अस्पतालों में मारपीट तक की नौबत आ गई कि उनके जो रिश्तेदार हैं जो भर्ती हैं अस्पतालों में वो मरने की कगार पर हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर सिस्टम आज बिल्कुल फेल हो चुका है, सिस्टम बेनकाब हो चुका है और सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोर्ट सख्त से सख्त टिप्पणी कर रही हैं, लेकिन सरकारों को ऐसा लग रहा है कि कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बात करते हैं पटना हाई कोर्ट की। तो पटना हाई कोर्ट ने भी अभी हाल में जो जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की जो बेंच थी, तो उसने एडवोकेट जनरल ललित किशोर को ये कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर से बात करें कि वो लॉकडाउन लगाएं, क्योंकि कोविड की हालत बहुत गंभीर है बिहार में, और अगर वो लॉकडाउन नहीं लगा सकते तो फिर कोर्ट इस बात को लेकर ऑर्डर पेश करेगा। और पटना हाईकोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि 15 अप्रैल से सारे पीआईएल्स की सुनवाई हो रही है और एक भी इंतजाम सरकार ने नहीं किया है, सब कुछ दिखावे के लिए हो रहा है और आप स्वास्थ्य मंत्रालय पे निर्भर हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय गलत डेटा लोगों को दे रहा है। और साथ में अदालत ने कहा कि डिस्पाइट रिपीटेड ऑर्डर्स, बार बार ऑर्डर्स निकालने के बावजूद सरकार बिल्कुल लचर है, और हैंडीकैप शब्द इस्तेमाल किया है कि आप बिल्कुल सरकार ऐसी है जैसे बिल्कुल अपाहिज हो चुकी है। इस बात को कोर्ट ने कहा है। और साथ में ये भी पटना हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारें आरटीपीसीआर टेस्ट में फेल हुई, सीटी वैल्यूज ठीक से डिफाइन नहीं कर पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, बेड्स नहीं मिल पाई, तो कुल मिलाकर कोई भी सिस्टम बिहार में इस समय काम नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बहुत ही सख्त टिप्पणी आई। तो ये 2-3 हाईकोर्ट से जिन्होंने हाल में बहुत ज्यादा सख्त टिप्पणी की, लेकिन राज्य सरकारें तमाम ऑर्डर्स के बावजूद सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पा रही हैं। आखिर सिस्टम में इतना क्या बिगड़ चुका है कि आज इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में भी सरकारें अपने सिस्टम को सुधार नहीं पा रही हैं। ये सोचने पर पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समय भारत के हालात को लेकर चिंतित है। अब आपको बता दें कि मैंने पहले ही कहा कि कोर्ट की चाहे जितनी भी लताड़ हो, फटकार हो, ऐसा लग रहा है कि सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं तो ना वो लोगों को सप्लाईज दे पा रही है, ना वैक्सीन दे पा रही है, ना बेड्स का इंतजाम कर पा रही है। तो ऐसे में जो विदेशी ताकतें हैं उन्होंने फॉरेन एड भेजनी शुरू की है, लेकिन फॉरेन एड का भी आलम यह है कि जो बाहर के देशों से भी सामान आया है, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो या फिर ऑक्सीजन सप्लाईज हो, दवा की सप्लाईज हो, उन दवाइयों को केंद्र सरकार सुनियोजित ढंग से
ठीक से जहां तक उसको पहुंचाना है वो भी नहीं पहुंचा पा रही है। मेरा सिर शर्म से पानी पानी हो जाता है इस बात को आपको बताते हुए कि इतनी सारी फॉरेन एड आ रही है, लेकिन हमारे सरकार का सिस्टम ये है कि उस फॉरेन एड को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे हैं। अब आपको बता दें, जो पब्लिक डोमेन में जो खबरें हैं, ऐसा लग रहा है कि जितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स बाहर से आए हैं उन सिलेंडर्स को सेंट्रल हॉस्पिटल्स में भेजा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के लेडी हार्डिंग में, सफदरजंग हॉस्पिटल, डीआरडीओ हॉस्पिटल्स, तो इन सेंट्रल हॉस्पिटल्स में भेजा गया है। अब ये जो ऑफर है ये सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, लेकिन इस समय आलम यह है कि खबरें ये हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री को ये नहीं पता है कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आप रेड क्रॉस पे सारी चीजें भेजिए। अब रेड क्रॉस पर जाने के बाद रेड क्रॉस उसको एमईए में भेज देती है, यानी कि विदेश मंत्रालय में। तो विदेश मंत्रालय में और स्वास्थ्य मंत्रालय में इस समय जाहिर सी बात है कि कोई तालमेल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो विदेश से जितनी भी एड आई है आज वो एयरपोर्ट पर ही टिकी हुई है, अभी आगे बढ़ी ही नहीं है। और एम्पावर्ड ग्रुप का एक एम्पावर्ड ग्रुप भी बनाया गया था और उसमें भी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको क्लैरिटी नहीं है कि ये कंसाइनमेंट कहाँ जाना है। तो आप ऐसी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? तमाम देशों में भारत की इस समय थू थू हो रही है। अब आपको बता दें कि जितनी यूएस से जो एड आई है, अमेरिका से जो एड आई है, वहां पर अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है उनका नाम है जेलिना पॉटर। तो वहां के रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछा है कि आपने भारत में इतनी एड भेजी है, यूएस का टैक्स पेयर्स मनी है और वहां का पब्लिक मनी है जो भारत में गया है, लेकिन भारत में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमें अगर आज ये पता करना है कि ये फॉरेन एड कहाँ गई है तो हम किसको अप्रोच करें? तो यूएस का जो भारत का जो रिपोर्टर था उसने कहा कि यहां पर अभी कोई भी ऐसी सेंट्रल प्लेटफॉर्म या सेंट्रल हेल्पलाइन या ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है जो कि ये बता सके कि जो भी फॉरेन एड आई है वो कहाँ गई है। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? ना आपके पास सिस्टम है, ना हवा है, ना ऑक्सीजन है और ना सरकार है। और जो कोर्ट्स हैं आपके लिए, कोर्ट्स की बात सरकारें नहीं मानती। तो ये एनार्की नहीं है तो और क्या है? अंग्रेजी में एक शब्द है जिसे हम बनाना रिपब्लिक कहते हैं। क्या आज भारत बनाना रिपब्लिक में नहीं बदल गया? और वो भी एक ऐसे संवेदनशील समय में जब प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन आज की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसके हाथ खून में रंग चुके हैं, क्योंकि सरकार ने लोगों को मदद नहीं दी जब उसे मदद करनी चाहिए थी और उसके वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके अपने ही एमपीज अब उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा में एमपी हैं, बीजेपी के एमपी हैं, तो उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी को भारत बिल्कुल उसी तरह से जूझ रहा है जैसे इस्लामिक इन्वेडर्स और जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट्स जब भारत में आए थे तो भारत ने सर्वाइव कर लिया था। साथ में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि जो तीसरी लहर है कोरोना की वो बच्चों के लिए और ज्यादा घातक हो सकती है। और साथ में फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पीएमओ बिल्कुल अब यूजलेस हो चुका है, यानी कि उसका कोई काम नहीं है और उससे कोई काम एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाकर नितिन गडकरी को पीएम बनाया जाए। और उसकी उस थ्रेड में अगर आप ध्यान से सारे कमेंट्स पढ़े तो उसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं तो हो सकता है कि वो मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बखूबी उसका इंतजाम वो कर पाएंगे जैसे वो बाकी चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करते हैं। तो जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक हेट कैंपेन है, या कैंपेन ना कहूं, एक नफरत की जो भावना है वो लोगों के दिल से अब निकल रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितने वायदे नरेंद्र मोदी ने किए थे आज वो सारे वायदे फेल हो चुके हैं। सिस्टम की बात नरेंद्र मोदी करते थे, जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा हम सिस्टम सुधारेंगे। आज सिस्टम ही सबको फेल कर गया और सिस्टम ने ही सबकी जानें ले ली। आज कहां है वो सिस्टम? जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि पीएमओ पर अब रिलाय नहीं किया जा सकता, तो पीएमओ एक पूरा बड़ा एक डिपार्टमेंट है। पीएमओ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं चलाता, वो है नरेंद्र मोदी। और तमाम जो खबरें आ रही हैं कि इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी त्रासदी के बीच में जिस तरीके से लूट हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, उस पर भी सरकार लगाम नहीं लगा सकती है। तो ऐसी सरकार के बारे में आप क्या करेंगे? और सरकार ऊपर से
लोगों की जिंदगी पर ही राजनीति करती है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि देखिए हम कितने अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, और उधर लोगों की जानें जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं कि देखिए किस तरीके से आपने एक अच्छा प्रबंधन किया पूरे चुनाव का, उसको लेकर तारीफें हो रही हैं। लेकिन किसी को ये संवेदनशीलता नहीं है कि इतने लोगों की जानें जा रही हैं। हर घंटे आप सोशल मीडिया अगर उठाकर देख लें तो लोग सांसें तोड़ रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोर्ट बोलते रहे लेकिन सरकार ने अपने कान में तेल डाल लिया है। तो ऐसे देश को क्या कहा जाए? ये देश क्या है? ये देश किस ओर जा रहा है? क्या हम अराजकता और जो अव्यवस्था का जो हाल है इस समय, इससे आप क्या कहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी को हट जाना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर? कल अरुंधति रॉय ने एक ओपन लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है कि प्लीज आप अपने पद से अलग हटकर और किसी और को इस पद पर बैठाइए, हो सकता है कि वो व्यक्ति काम कर ले। तो इस तरीके की बातें अब शुरू हो गई हैं जो कि पहले पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी के बारे में कोई नहीं सोचता था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि एक अथॉरिटेरियन सरकार जो कि सिर्फ एक व्यक्ति के दम पर चल रही है, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वो व्यक्ति अपने आप को एक फकीर कहता है, लेकिन हवाई जहाज में चलता है, आलीशान बंगला उसका बन रहा है और बड़े बड़े प्लेन्स में चलता है, महंगे से महंगे सूट्स पहनता है। लेकिन क्या उसको जरा सी भी इस बात का इल्म है कि लोग आज किस तरह से दम तोड़ रहे हैं? और ये कैसी सरकार है? कितने दिन चल पाएगी ऐसी सरकार? कभी ना कभी तो लोगों का गुस्सा उबलेगा ही। लेकिन सरकार, ये कैसी सरकार है? अभिमानी, कई लोगों ने ये बोला है कि ये एक जल्लादी सरकार है क्योंकि ये सरकार लोगों का दर्द नहीं समझ रही है। मेरे पास शब्द नहीं है वाकई में इस समय सरकार के रवैये को लेकर कि कोर्ट्स बार बार आपको लताड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स का कोई असर नहीं है। सरकार बिल्कुल चिकना खड़ा हो चुकी है कि कोर्ट्स बोलते रहें और सरकार ने अपनी आंख पर पट्टी बांध लिया है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी प्राथमिकता अपने आप से सेट करते हैं। तो क्या लाशों के ढेर पर अब हम भारत, जो मॉडर्न भारत है, जो मॉडर्न इंडिया की हम बात करते हैं, क्या आज वो लाशों के ढेर पर बनेगा? इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और इसके पहले कि इस वीडियो को खत्म करूं, एक छोटी सी गुजारिश है कि बेबाकी से बोलना और स्वतंत्र पत्रकारिता करना आज के समय में एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें और उसकी सदस्यता लें। आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलता रहेगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।